गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम अलका, योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम कक्षा 7 के पाठ 3 हिमालय की बेटियों के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था हिमालय की बेटियों के भाग 1 के बारे में, जिसमें लेखक ने बताया था कि किस प्रकार से हिमालय से नदियों का जन्म होता है, नदियों का उद्गम होता है, वो किस प्रकार से वहाँ से छोटी छोटी धाराओं के रूप में निकलती है, उन धाराओं के रूप में बहती हुई आगे बढ़ती हुई मैदानों में आकर एक विशाल रूप ले लेती है। इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम नदियों के बारे में आगे कुछ और पढ़ेंगे भाग 2 में, जिसके बारे में कवि नागार्जुन ने ही वर्णन नहीं किया। आज से पहले लेखक नागार्जुन से पहले भी बहुत सारे प्राचीन कवि थे जिन्होंने भी इन नदियों के बारे में, प्राकृतिक चिन्हों के बारे में, प्रकृति के चिन्हों के बारे में वर्णन किया है, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। कवि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी पाकर तुम्हें अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजों पर पहुंचेगा। बच्चों, आज से पहले नागार्जुन से पहले भी ऐसे बहुत महान कवि हुए थे जिन्होंने प्राकृतिक चिन्हों का, प्रकृति के चिन्हों का अपनी अपनी रचनाओं में वर्णन किया था। वैसे ही कालिदास ने भी उनकी रचना मेघदूत में, मेघदूत यानी कि बादल, मेघ किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है। और जो इस रचना के अंदर यक्ष और यक्षिणी नामक दो व्यक्तियों की कहानी है, जिसके अंदर यक्ष क्या करता है, अपने विरह की कथा मेघदूत के माध्यम से बेतवा नदी तक पहुंचाना चाहता है और यक्षिणी तक पहुंचाना चाहता है। तो मेघदूत के अंदर कवि कालिदास कहते हैं कि यक्ष नदी से, मेघदूत से कहता है कि तुम जब भी नदी बेतवा नदी को अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना। प्रेम का प्रतिदान देते जाना मतलब जब भी तुम उधर से गुजरो तो उस नदी में अपना प्रेम रूपी पानी देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी पाकर जरूर ही प्रसन्न होगा और तुम्हारा यह प्रेम पाकर जरूर ही वह क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। इस बात को चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद महाकवि को भी, जो कि कालिदास महाकवि थे, उनको भी नदियों के बारे में ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती होगी, इसीलिए उन्होंने भी अपनी रचना में इस बात का वर्णन किया है। उसी प्रकार से एक और कवि थे काका कालेलकर, जिन्होंने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान भी कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। अब कवि काका कालेलकर ने नदियों के साथ संबंध बताए। लोक माता जैसे जिस प्रकार से माता हमारा पालन पोषण करती है बच्चों, उसी प्रकार से नदियाँ भी हमारा पालन पोषण करती है। उनके द्वारा आया हुआ जल जिसका हम उपयोग करते हैं, और जल के बिना हमारा जीवन अधूरा है, इसीलिए काका कालेलकर ने लोक माता कहा है। और लेखक नागार्जुन कहते हैं कि अगर हम माता से पहले इन्हें बेटियों के रूप में देख ले, बेटियों के रूप में जिस प्रकार से एक माता अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार से अगर हम भी नदियों का देखभाल करने लग जाए, उसके पानी को स्वच्छ रखने लग जाए तो क्या हर्ज है। थोड़ा आगे चलेंगे तो अगर हम प्रेयसी की भावना करें कैसा रहेगा। और बहुत सारे रिश्ते उन्होंने, जैसे ममता का रिश्ता, और यहाँ तक कि नागार्जुन कहते हैं कि बहन का स्थान तो कितना कविवय इन नदियों को दिया जाता है। बहन का स्थान अर्थात यानी कि जिसके साथ हम सुख दुख बांट सकते हैं। अगर हमारे मन में भी कोई परेशानी चलती है तो हम अपने भाई बहनों के साथ क्या करते हैं, अपनी बात बताते हैं, जिससे हमारी समस्या का समाधान निकलता है। उसी प्रकार से इस
पाठ के अंदर अलग अलग कवियों ने, जैसे काका कालेलकर ने नदियों के साथ संबंध बताए, कालिदास ने इसे प्रेम का दूत कहा है, अपने मन को प्रसन्न करने का समाधान बताया है। तो अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग कवियों ने इन प्राकृतिक चीज़ों का वर्णन किया है, प्राकृतिक चिन्हों का वर्णन किया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी कि थोलिंग, जो कि तिब्बत में है, की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। सतलज नदी है। अचानक क्या हुआ था, एक दिन लेखक की तबीयत खराब थी। जब वो तिब्बत में थे, उनका मन परेशान होने लग गया, बेचैन हो गया, तो वो सतलज नदी के किनारे बैठ गए। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए गए, पानी में थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल से जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया, तो लगा कि मैं गुनगुनाने लगा। इस प्रकार से जब हमारा मन भी कभी बेचैन होता है, प्रसन्न होता है, तो हम पर्यटन के लिए चले जाते, घूमने के लिए चले जाते, कई गार्डन में, कई नदियों के किनारे। इस प्रकार से लेखक का भी एक दिन तबीयत खराब होने से मन परेशान था, तो वो तिब्बत में सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गए। तो जैसे ही वो सतलज नदी के किनारे पानी में पैर लटका कर बैठे थे, तो वो बहते हुए जल ने उन्हें तरोताज़ा कर दिया, उनके मन को तरोताज़ा कर दिया। वो स्वस्थ होने का अनुभव करने लगे। और जब हम भी कभी किसी परेशानी से बाहर निकलकर समस्या का समाधान मिल जाता है और सुखी रहने का अनुभव करते हैं, तो कुछ न कुछ गुनाने लगते हैं, जैसे कोई गुनगुनाने लगते, गाना गाने लगते, कोई गीत गाने लगते। उसी प्रकार से लेखक का मन भी जब तरोताज़ा हो गया, तो वो भी वहाँ नदी के किनारे बैठे बैठे कुछ गुनगुनाने लगा और एक कविता के रूप में गुनगुनाने लगा। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित तट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इस तरीके से लेखक का जब मन प्रसन्न होने पर वह एक कविता गुनगुनाने लग जाता है। बच्चों, हमने देखा इस पाठ के अंदर किस प्रकार से हमने प्राकृतिक चीज़ों के बारे में, प्राकृतिक चिन्हों के बारे में पढ़ा। जो ये प्राकृतिक वस्तुएं हैं, नदी, पहाड़, पर्वत, इन सभी की देखभाल के साथ साथ हमें इनके प्रति, हमारे मन में इनके प्रति आदर, सम्मान के भाव होने चाहिए। इनकी सुरक्षा के भाव भी हमारे मन में होने चाहिए। ये आपका पाठ यहीं समाप्त हुआ। बच्चों, आज का आपका गृह कार्य है प्रश्नोत्तर कॉपी में करना।